नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी जेई का फुली नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है आरआरबी के साइट पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका जल्द से ही शुरू होगा। तो ए टू जेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आखिरकार इसमें सिलेबस क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आपका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या 12th पास वाले भर सकते हैं या ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। तो ए टू जेड हम लोग देखेंगे। चलते हैं CN 5/2025 नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जितने भी कैटेगरीज में वैकेंसी आए हैं मेरे दोस्त, ये जूनियर इंजीनियर हो गया आपका। पद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, पद का नाम जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक के लिए पोस्ट निकल के आया है। लेवल 6 का पोस्ट है, आप लोग जानते होंगे। ये आरआरबी जेई के नाम से वैकेंसीज को जाना जाता है। ठीक है, 35,400 इसका बेसिक पे है मेरे दोस्त, लेकिन इसके बाद भी पेमेंट आपका बढ़ा के होगा क्योंकि ये बेसिक पे है ना। और इसमें जो भी आपका चिकित्सा मेडिकल होगा ए टू जेड हम लोग देखेंगे। फॉर्म संख्या ए में जाके हम लोग देख लेंगे। 18 से 33 यूआर के लिए इसमें एज लिमिट है, तो याद रहे। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो टोटल वैकेंसी यहाँ से 2569 निकल के आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 2569 वैकेंसीज आरआरबी जेई के मामले में अच्छा खासा सीट माना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। कृपया ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोग सीएन जो भी इसका फुल्ली नोटिफिकेशन है आप लोग अवश्य पढ़ लें, जिसमें कि हो सके इसमें कोई भी त्रुटि आपके लिए ना हो, यानी कि फॉर्म भरने के बाद पता चले कि इसमें क्वालिफिकेशन कुछ अलग है। ठीक है, तो आप लोग निवेदन है आप लोग से कि जो भी होगा इसका फुल नोटिफिकेशन हिंदी में, जो भी हिंदी स्टूडेंट है इसको हिंदी में हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहां से क्लिक करके आप लोग फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता होगा अंतिम परीक्षा उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। मतलब जो भी है योग्यता तो ए टू जेड आप लोग देख लीजिएगा वहां से। और हालांकि अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा और करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, उसके लिए टाइम खपत नहीं करेंगे, आपका बहुत कीमती समय है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आप तैयारी में भिड़ गए होंगे, हमको पता है। ठीक है, तो चलेंगे मेन इंपॉर्टेंट जो मेन इंपॉर्टेंस होगा जो इसके बारे में, जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ही जरूरी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो न्यू न्यू कैंडिडेट हैं जो आरआरबी जेई के लिए भरना चाहते हैं, तो उसको न्यू अकाउंट आपको आरआरबी के साइट पे जाके बनाना होगा, जिसमें कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ये सब आपका मैट्रिक 10वीं प्रमाण पत्र जो आपका है क्वालिफिकेशन, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये सब तो फोटो वोटो है ना। जो कुछ भी सलाह आपको चाहिए तो इस एड्रेस पे आप लोग, ये ईमेल दिया गया है या मोबाइल नंबर, कुछ भी इशू आपका आरआरबी जेई से पूछताछ के रिलेटेड है तो इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अहम जो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है मेरे भाई। तो मेडिकल स्टैंडर्ड डीवी में बुलाए गए उम्मीदवारों रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षण पास करना होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके द्वारा चुने गए पदों से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जो आपका डिग्री के बाद जो होगा वो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बुलाया जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है, तो इसमें तीन तीन टाइप का मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे लिया जाएगा, A3, B1 और C1। ठीक है, तो A3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार ए सी में क्या क्या चाहिए, फिट क्या क्या चाहिए, क्या अनफिट चाहिए। तो एक बात याद रहे मेरे दोस्त, शारीरिक पूरी तरह आपको स्वस्थ होना चाहिए। और आंख की बात करें, आई टेस्ट की बात करें, तो इसमें 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ 6/9 2D से पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखें 6/12 आप लोग का नहीं चलेगा। ठीक है, चश्मे के साथ 6/9 हो रहा है चश्मे पहनने के बाद, आपका पावर 2D के अंतर्गत आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं निकट दृष्टि की बात करें तो 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे का आपका 0.6 है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और टेस्ट जो आपको लिया जाएगा, रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि यानी नाइट विजन जो होगा, मसोपिक दृष्टि, ये सब परीक्षण पास करना A3 में आप लोग के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट पे भरना चाहते हो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड देख के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हालांकि इसका जो भी कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी के लिए फुल्ली नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में मेरे दोस्त शारीरिक तरह से पूरा फिट होनी चाहिए आपको। और 6/9 और 6/12 इसमें आपका चल जाएगा, चाहे वो चश्मा हो या बिना चश्मे का हो। 4 डायोप्टर से ज़्यादा पावर की नहीं होनी चाहिए, आप लोग याद रखिएगा। A3 में आपका पावर डायोप्टर 2D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं बात करें आप B1 में तो 4D तक आप लोग का चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। निकट दृष्टि सेम है, चश्मे लगा के 0.6 होना चाहिए। आप लोग को टेस्ट जो लिया जाएगा वो साफ साफ यहाँ दिख रहा है, रात्रि दृष्टि, मेसोपिक, ये सब टेस्ट आपसे लिया जाएगा। वहीं C1 की बात करते हैं तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रहने वाला है, तो शारीरिक तरफ से तीनों में फिट होना चाहिए आपके लिए। 6/12 या 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, और निकट दृष्टि आपका 0.6 होना चाहिए, चश्मे पढ़ने नजदीक से काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो C1 आप बोल सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा खासा है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट जिसमें A3 में फिट नहीं हो सकते हैं तो B1 में आ जाएंगे, B1 में फिट नहीं हो सकते हैं तो C1 में आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ।
आगे की तरफ चलते हैं। जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग देख सकते हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए, जो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का नागरिक हो, जो तिब्बती शरणार्थी है उसके लिए है, आप फुल नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बात करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहने वाला, आयु सीमा, तो 1/1/2026 के अनुसार इसका काउंटिंग किया जाएगा मेरे दोस्त, न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा। ठीक है, तो आयु इसमें आप लोग देख चुके थे ऊपर में, 18 से 33 साल इसमें आयु चाहिए आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, आरआरबी जेई के लिए आपका 1833 चाहिए, 18 से 33 साल तक। 1/1/2008, ध्यान दीजिएगा, 1/1/2008 से आपका समुदाय के लिए जन्म प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएगा यदि 1/1/2008 से पहले होगा। ठीक है, वही बात करते हैं आयु सीमा ऊपरी में, जो आपका कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज है, जैसे ईडब्ल्यूसी, 2/1/1993 से पहले आपका जन्मदिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं एनसीएल की बात करेंगे तो 1990 से पहले नहीं होनी चाहिए, वहीं एससी एसटी 1988 से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके अंतर्गत आपको आनी चाहिए। आयु में छूट दिया जाएगा, जैसे आप एससी एसटी में आते हैं, यदि आप एससी एसटी में हैं तो 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 18 से 33 साल था, तो इसमें 5 साल आप जोड़ लीजिए, यानी 18 से 38 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट। ठीक है, वहीं यदि आप एनसीएल में आते हैं तो आपको 3 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 36 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप पूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्हें कि 57 के बाद कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा पूरी की हो, जो एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए अलग के लिए अनारक्षित के लिए 3 वर्ष का है, अपना ओबीसी एनसीएल के लिए 6 वर्ष अधिकतम है, और एससी एसटी के लिए अधिकतम 8 वर्ष है। समझ गए यहाँ से। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 10 साल का अतिरिक्त दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 13 साल का अतिरिक्त दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन, और 15 साल आपका जो एससी एसटी है उसके लिए दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, और जो रेलवे ऑलरेडी जो रेलवे में काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, चाहे वो ग्रुप सी की पोस्ट हो या ग्रुप डी की पोस्ट हो, उसको न्यूनतम 3 वर्ष यदि सेवा में है, यदि रेलवे में 3 वर्ष सेवा में यदि नौकरी करते हुए 3 साल हो चुका है, यानी 3 साल सेवा दे चुका है, तो वो एनसीएल के लिए 43 साल तक अधिकतम के लिए मान है, और अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए वो 40 वर्ष की आयु जिसके में है 45 साल आयु आपका एससी एसटी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ से महिला विधवा जो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपको फुल नोटिफिकेशन दे देंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ से नहीं होने वाला है। समझ गए आप लोग। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं, कृपया प्रत्येक पद के लिए योग्यता पैरामीटर आप यहाँ से चेक भली भांति कर सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर पे चलते हैं, परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है। तो परीक्षा शुल्क आपको जानते हैं 500 रुपया, कोई भी रेलवे का फॉर्म आए तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा मेरे दोस्त। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको आपके लिए 250 रुपया इसको देना पड़ेगा। याद रहे 500 रुपया आप यदि दीजिएगा तो CVT 1 का परीक्षा हो जाने के बाद 380 रुपया आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये साफ याद रहे कि प्रथम चरण परीक्षा होने के बाद ही आपका परीक्षा रिटर्न किया जाएगा। ये ऐसा कर रहा है मेरे दोस्त कि कोई भी स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ना फॉर्म फिलअप कर देते हैं एग्जाम देने, यदि 100 रुपया इसका पेमेंट रखा जाता है तो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते, बाकी बाद रेलवे को पूरा सेटअप करना होता है मेरे, उसको क्या पता कौन स्टूडेंट एग्जाम देने आएगा या अथवा नहीं आएगा, तो उसमें सिस्टम उसके लिए दो, उसके लिए समय दो, उसके लिए जगह दो, हर एक चीज़ का मेंटेनेंस करना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। इसी कारण से 500 रुपया लेने के बाद यदि आप परीक्षा हॉल में नहीं सम्मिलित होते हैं तो आपका रिफंड पैसा नहीं दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलते हैं। आपका पेमेंट यूपीआई द्वारा भी पेमेंट हो जाएगा, या जिस माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो आपका पेमेंट हो जाएगा। आरक्षण के लिए आपको एनसीएल लगाना होगा, यदि आप एनसीएल आरक्षण का दावा करते हैं मेरे दोस्त, ओबीसी हैं, तो आपको एनसीएल ओबीसी लगाना होगा। साफ साफ है, अनुसूचित जाति एससी और एसटी की पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आरक्षण प्रदान करती है, जहां भी लागू और सक्रिय हो, जैसा कि मौजूद नियमों के तहत इंटेटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है। रिक्तियों की तालिका में विवरण आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या ईबीसी बोल सकते हैं या ईडब्ल्यूएस बोल सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एक ही नहीं है बल्कि 3 अलग अलग श्रेणियां हैं, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, तीनों अलग अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, वहीं एनसीएल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार जहां भी लागू और सक्रिय हो नौकरी आरक्षण के लिए वो पात्र है। ठीक है, तो जहां ओबीसी एनसीएल आएगा तो उसके लिए आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसको आप ईबीसी बोलते हैं, उम्मीदवार इस आधार पर नौकरी आरक्षण का हकदार नहीं। ठीक है, आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस जनरल के अंतर्गत काउंटिंग किया जाता है मेरे दोस्त, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका फुल नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, तो हम चलते हैं जोन की तरफ, कहाँ क्यों कौन सा जोन में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्या है नहीं है, तो एक जेड हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ शारीरिक और क्षमता वाले देख सकते हैं, जो भी दिव्यांगता है ये यदि आप हैं तो आप उसके उस अंतर्गत आ जाइएगा, आपको छूट या रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलते हैं पोस्ट पोस्ट पे हम लोग देख लेते हैं जॉन वाइज क्या रहने वाला है, भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसको एक नज़र में देखना आवश्यक है मेरे दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया आपको सब निम्नलिखित चरण आपके लिए शामिल होंगे। पहला नंबर आपका CVT 1 लिया जाएगा, याद रहे पहला नंबर CVT आपका 1 लिया जाएगा। फिर दूसरा आपका मेंस लिया जाएगा, जिसको आप CVT 2 के नाम से जोड़ते हैं, इसके लिए आपका DV में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। समझ गए, यानी 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आएगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं इसी प्रकार, देखिए आप लोग कॉल लेटर
हाँ, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो प्रथम जो चरण आपका सीबीटी होगा, सीबीटी 1 याद रहे, सीबीटी 1 का ये सिलेबस है। टाइम टेकन कितना रहने वाला है, तो 120 मिनट का समय आपको उम्मीदवार के लिए, सॉरी पीडब्ल्यूबी उम्मीदवार के लिए सीबीटी 1 में 120 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें कि 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, वहीं जनरल लड़के की बात करें, जो नॉर्मली लड़के हैं, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, प्रश्न आपका 100 रहेगा। ठीक है, और प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ में रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न रहेगा। बाकी बात सिलेबस मैथ में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से सिलेबस इसको देख सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया, ये आपका जीके का सिलेबस हो गया। ठीक है, तो समझ गए। अब चलते हैं, जो आपका साइंस रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। समझ गए आप लोग। चलते हैं कौन कौन से सीबीटी 1 में क्या क्या पूछना है। ये सीबीटी 1 का मेरे दोस्त सिलेबस, सीबीटी 1 में क्या क्या पूछने वाले हैं। तो मैथ्स आपका 30 नंबर का रहेगा, और उसमें से 30 नंबर आपको प्रत्येक के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार रीजनिंग में 25 नंबर रहेंगे, 25 नंबर दिए जाएंगे। जीके में 15 नंबर रहेंगे, 15 नंबर दिए जाएंगे। सॉरी, 15 प्रश्न रहेंगे, ये आपका प्रश्न की संख्या है। और ये आपका सामान्य विज्ञान में 30 प्रश्न रहेंगे, इसके लिए 30 नंबर दिए जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, और नंबर आपको 100 मिलने वाला है। समझ गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम खेला करने वाले हैं मेरे दोस्त मैथ्स। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग टोटल 50% से ओवर इसका सिलेबस पे कब्जा किया हुआ है। तो आप लोग मैथ्स में टेंशन ना लें, डेली पीवाईपी मैथ्स चलता है, तो आप लोग इस पे जुड़ के अपना मैथ्स बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे, बिना पेन उठाए आप लोग को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ए टू जेड यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो जाके, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं किस तरह मैथ का क्लास हो रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका सीबीटी 1 का सिलेबस। इस सिलेबस में क्या निगेटिव है, तो जी हाँ, 100% निगेटिव, 1/3 निगेटिव आपके लिए रहा जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो अंकों का न्यूनतम प्रतिशत है, तो ये कहने लायक है मेरे दोस्त, इससे कहीं ज़्यादा आपका स्टूडेंट ला लेता है नंबर। ठीक है, अब चलते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 की चर्चा कर लेते हैं। क्या सीबीटी 2 में भी सिलेबस यही रहने वाला है या अलग है, तो उसके उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिलेबस 150 नंबर का सीबीटी 2 रहने वाला है मेरे दोस्त, याद रहे 150 नंबर का सीबीटी 2 रहने वाला है आपका। और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए 160 मिनट का आप लोग को समय मिलेगा, तो आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और यहाँ सिलेबस आप इसका समान जागरूकता में कहाँ से पूछा जाएगा, 10वीं कक्षा तक स्टैंडर्ड तक का आपका पूछा जाएगा। कंप्यूटर से भी सवाल रहेंगे आपका, पर्यावरण से भी रहेंगे, तकनीकी क्षमताएं रहेंगी। तो ये आपका सीबीटी 2 का सिलेबस आ गया। ठीक है, तो सीबीटी 2 का सिलेबस हो गया मेरे दोस्त। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता, फॉर्म भर के आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी भी करना होगा। तो ये सीबीटी 2 यानी आप बोल सकते हैं ये मेंस का पैटर्न है मेरे दोस्त। समान जागरूकता ओनली 15 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि 15 नंबर रहेंगे। वहीं भौतिक और रसायन की बात करें, मात्र 15 प्रश्न, 15 नंबर दिए जाएंगे। कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मुख्य बातें 10 प्रश्न, 10 नंबर दिए जाएंगे। पर्यावरण के बारे में 10 प्रश्न, 10 नंबर दिए जाएंगे। तकनीकी क्षमताएं 100 प्रश्न, 100 नंबर, यानी कि आपका जो ट्रेड से आप डिप्लोमा उपलोमा किए होंगे ना, तो जेईई भरने के लिए आपको न्यूनतम 3 वर्ष से डिप्लोमा चाहिए मेरे दोस्त, वो भी शैक्षिक योग्यता भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 150 नंबर का है प्रश्न, 150 नंबर दिया जाएगा। टोटल समय 120 मिनट रहेगा। याद रहे, इसमें आपका मैथ्स नहीं है, आपका इसमें रीजनिंग देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो जो मेन सिलेबस जो सीबीटी 1 में है, वो आपका सीबीटी 2 में देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर करने वाला है ये वैकेंसी आरआरबी जेईई। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक अलग स्टेप रख के तैयारी करना होगा, यानी कि आपको अभी से तैयारी करना होगा, जिसमें कि सीबीटी 2 आप पहले ही क्लियर दें और पूरा फोकस सीबीटी 2 में लगा दें। समझ गए। तो सिंपल ये कहने का मतलब, सिलेबस चर्चा करने का दोस्त सिर्फ रीजन ही यही था कि बिल्कुल ही अलग सिलेबस था, आप लोग इसको हल्के में ना लें, याद रखें। ठीक है, आप लोग इसको कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत अहम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें निगेटिव वही निगेटिव रहने वाला है, 1/3 निगेटिव है, कोई भी और सेम नहीं है। बाकी बार नंबर और टाइम लेके, और सब चीज का नंबर 1 सेम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रथम तालिका विषय मानचित्र सारणी के बारे में। इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा या इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री यदि आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। तो आप लोग का जो परीक्षा समूह है, यदि आप इसमें सिंपल ये सब चीज में किए हैं आप लोग मेरे दोस्त, तो आपको परीक्षा मैकेनिकल और सहायक इंजीनियरिंग का देना होगा। 100 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपका इससे पूछे जाएंगे। समझ गए आप लोग। इसी प्रकार बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मूल धाराओं में कोई भी उपधारा का मिश्रण हो, तो इलेक्ट्रिक और सहायक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आ जाते हैं सिविल सहायक इंजीनियरिंग। आप चौथा नंबर देख सकते हैं। वहीं बात करें कि शैक्षणिक योग्यता जो है बीएससी, यदि रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र है, तो आप परीक्षा समूह CMA परीक्षा समूह में ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। समझ गए। तो ये तो इस पे ज़्यादा आप लोग को फोकस करना नहीं है। जो आप डिप्लोमा जिस क्षेत्र में आप लोग किए होंगे मेरे दोस्त, उससे सिंपल याद रहे कि आप डिप्लोमा जिस क्षेत्र में किए रहेंगे, उससे 100 अंक आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी अनुसार तैयारी करें। अब इसमें क्या क्या लगने वाला, क्या नहीं लगने वाला है, तो DMA के पद के लिए शैक्षिक योग्यता इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। समझ गए, यानी कि DNA ये जो पढ़े थे ना, DMA यानी बीएससी रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र 3 वर्ष का डिप्लोमा, अर्थात किसी भी इंजीनियरिंग शाखा में 3 वर्ष की इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
समझ गए यहाँ से। इस सीएन में ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण के दौरान ऊपर गए चार्ट में शामिल नहीं किए गए शिक्षण योग्यता वाले उम्मीदवार के डीएमए पदों के लिए पात्र हैं, वो इसके ऊपर से परीक्षा का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो साफ साफ ये आपका बात का मैटर है, इसमें कुछ नहीं है। और आपका नॉर्मलाइजन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ साफ साफ और नॉर्मलाइज होगा तो किस बेसिस पे होगा, तो इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, तो इसको अभी चर्चा करने की विषय नहीं है, मेन फोकस हम लोग फुल्ली नोटिफिकेशन पे देखेंगे। ठीक है, तो ये डीबी के लिए जितने आपका सीट रहेगा उतने उम्मीदवारों के लिए डीबी के लिए बुलाया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छी बात है। आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले आपको खाता बनाना पड़ेगा। इसके अनुसार ये सब तो आप लोग भली-भांति इससे परिचित होंगे, क्योंकि रेलवे में रिक्वायरमेंट बार-बार आते रह रहा है, समझ गए। ठीक है, तो सीधे हम लोग चलते हैं जोन तरफ। किस जोन में कितनी ज़्यादा सीटें निकल के आ रहा है उस पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं आरक्षण, ये तो सामान्य वर्ग के लिए जो भी है ये उसके लिए है। अब आ गए मेन पोस्ट पैरामीटर पे। ठीक है, पोस्ट पैरामीटर पे आ गए, तो क्या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, किस उप विभाग में है, क्या विभाग है इसका, तो ए टू जेड इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उतना मेरे दोस्त इतना फुल्ली एनालिसिस करने में बहुत समय लग जाता है, तो हम आपको जो जो मोटे मोटे तौर पे थे वो हम आपको बता देंगे, और लास्ट तक आप लोग बने रहें, क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगा नंबर 1 पे कौन सा जोन है, 2 पे कौन सा, तीसरा नंबर कौन सा जोन है, चौथा नंबर कौन सा जोन है। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे डिप्लोमा या कोई भी टेक्निकल पोस्ट करके बैठे हुए हैं तो उसके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि हो सके उसको पता चल जाए कोई वैकेंसी उसके लिए आई हुई है। ठीक है, तो चलते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। लेवल 6 का पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल विभाग का अंतर्गत आता है। वो विभाग इसका डिजाइनिंग एवं ड्राइंग और उत्पाद इकाई है। यहाँ पे चिकित्सा मानक भी देख सकते हैं आप। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बेसिक धाराओं के किसी भी उपधारा में संबंधित 3 वर्ष का डिप्लोमा आपको चाहिए। यानी कि आपका जो ये उप विभाग है इसमें से यदि 3 साल का आपका ईएमयू है, इसमें चाहिए टीआरटी है, इसमें चाहिए अन्य सेवाएं हैं इलेक्ट्रिकल विभाग में, तो इसके लिए आपका सेम कंडीशन रहने वाला है, ये आपका शैक्षिक योग्यता। यदि आपका ये शैक्षिक योग्यता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ से मैंने समझ गए आप लोग, समझ गए ना। अब चलते हैं छठा नंबर पे, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल पीवे ब्रिज इंजीनियरिंग के अंतर्गत आए थे। जो जितना भी इंजीनियरिंग पोस्ट है मेरे दोस्त, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का बीएससी बी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग धाराओं में धाराओं के सहित 3 वर्ष का डिप्लोमा होनी चाहिए। साफ साफ बोला गया है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग विभाग में भी 3 साल का डिप्लोमा आप लोग के होना अनिवार्य है। ठीक है, वही बात करते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग विभाग में आ जाते हैं। ये ट्रैक मशीन उप विभाग है इसका, तो किसी भी मान्यता बिहार जो भी होता है, भारत सरकार बोर्ड उत्पादन, जो भी हो इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स, इतना भी जो है मैकेनिकल उत्पादन ऑटोमोबाइल में 3 साल का डिप्लोमा, ये सब में यदि आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल है। ठीक है, और वहीं बाकी बाद बात करते हैं, ये मैकेनिकल ग्रुप का हो गया, तो मैकेनिकल ग्रुप के लिए क्या चाहिए आपका, तो संस्था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मोटो ट्रेनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग हो गया, क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंट्रोल टूल्स, मशीनिंग टूल्स हो गया। इस प्रकार में इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए हर एक क्षेत्र में। इसमें से यदि आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन का चिंता नहीं कीजिए, नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वही बात करते हैं 18 नंबर, रसायन एवं धातु कर्म सहायक के लिए, ये भी मैकेनिकल के अंतर्गत आ जाता है मेरे जो भाई। ये सीएमपी के उप विभाग के अंतर्गत आता है। किसी मान्यता विश्वविद्यालय न्यूनतम 45 अंकों के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य। ध्यान रहे, रसायन और धातु कर्म सहायता में आपका 45% अंकों के साथ भौतिक रसायन विभाग में बीएससी की डिग्री, जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी हो बीएससी, जिसमें भौतिक विज्ञान प्रमुख ऑनर्स विषय के रूप में, रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में हो, जिसमें रसायन विज्ञान प्रमुख विषय था ऑनर्स विषय के रूप में, भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में। तो यहाँ से आप इसमें जो जो विषय में है, यदि रसायन विज्ञान या दोनों विषयों के रूप में किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, धातु कर्म में जो भी है। ठीक है, याद रहे बीएससी 55% अंकों से आप अधिक नंबर पे आ सकते हैं। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिक की बात करें, ये भी मैकेनिकल ग्रुप में आता है। तो किसी भी मान्यता बोर्ड से आपका वर्ष में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो। समझ गए आप लोग। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार बात करते हैं जूनियर इंजीनियर एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट को जो है, तो एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सब आ जाता है मेरे दोस्त। तो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए जो भी आपका शैक्षिक योग्यता है, आप इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब में 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल है। समझ गए, तो हायर एजुकेशन जो आपके पास है तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल है मेरे दोस्त। और बात करते हैं डिपो सामग्री अधिरक्षक लेवल 6 स्टोर, इसका विभाग का है ये। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए। तो आपका 3 साल का डिप्लोमा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में है, तो आप ये 26 नंबर डिपो सामग्री अधिरक्षक के लिए आप पोस्ट पे एलिजिबल होंगे। ठीक है,
समझ गए। तो उस विषय में इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा के बदले यदि आप बीआई या बीटेक, समझ रहे हैं, बीआई बीटेक जैसी उच्च योग्यता है तो स्वीकार किया जाएगा। समझ गए। तो यानी डिप्लोमा बीटेक बीआई वाले जो है इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा आप लोग किए हुए हैं तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल होंगे। ठीक है, समझ गए। चलें आप वैकेंसी टेबल के बारे में। तो यहाँ से ये जो दिया गया है मेरे पास श्रेणियों का विस्तृत विवरण दिया गया है कि जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या डिजाइन और अनुमान इलेक्ट्रिक विभाग के अंतर्गत आता था। डिजाइन और ड्राइंग में था A1, इसमें जो भी विलय होने से पहले जो था, विलय मतलब मिलने से पहले A1 में रहा जाता था और विलय के बाद 1 में रखा गया है इसको, जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल में विलय के बाद इसको ट्रांसफर किया है। इसी प्रकार ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे दोस्त। मेन महत्वपूर्ण है आपका वैकेंसी टेबल, क्या किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जोन आपका कोलकाता निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। तो चलते हैं सीधे सबसे पहले कोलकाता नंबर पर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो कोलकाता पे चलते हैं हम लोग, वहां से देख लेते हैं क्या वैकेंसी उसका रहने वाला है। गोरखपुर आ गया ना, कोलकाता, ये आपका कोलकाता का। तो कोलकाता में टोटल सीटें की बात करें तो कोलकाता में टोटल सीट जो आपका निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, तो 658 सीटें टोटल कोलकाता से निकल के आ रहा है। समझ गए आप लोग, 628 सीटें, जिसमें कि 264 सीटें आपका यूआर के लिए हो जाएगा, एससी के लिए इतना सीटें 87 और एसटी के लिए 58, ओबीसी के लिए 160 सीटें, 59 सीटें ईडब्ल्यूएस वाले के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 सीटें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि कोलकाता जोन में जो है सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकल के आया मेरे दोस्त। इसमें मेट्रो विभाग में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल विभाग के अंतर्गत डिजाइन और ड्राइंग विभाग आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ से आपका 2 है। ठीक है, जिसमें कि यूआर के लिए है और ओबीसी के लिए, बाकी बात सबके लिए आपका नील पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल में टोटल 45 सीटें यहाँ से हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ईएमयू टीआरएस में टोटल 20 सीटें हैं, 8 सीटें आपको टीआरएल में मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल विभाग में। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे जो अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि आप जिस आप विभाग से किए हैं, आप अपना चाहे वो बीटेक पूरा किए हैं या आप डिप्लोमा पूरा किए हैं, तो यहाँ से A to Z आप देख सकते हैं। 53 सीटें जो जूनियर इंजीनियर सिविल पीवे वो ब्रिज से निकल के आ रहा है, 53 सीटें हैं। तो इसके लिए जो आप क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो सब चेक करने के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा आप लोग। 64 सीटें, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे वही छोटा मोटा सीटें करके सबसे ज्यादा अच्छा खासा सीटें 70 निकल के आ रहा है। ये आपका डिवो सामग्री अतिरक्षक का, ठीक है, जिसमें के लिए 3 वर्ष से डिप्लोमा चाहिए, चाहे आपका कोई भी विषय। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जौन हो गया कोलकाता। तो कोलकाता आपका पहला नंबर पे है। कोलकाता आपको पहला नंबर पे देखने को मिल जाएगा सीट के मामले में सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर आपका मेरे दोस्त रहने वाला है आपका मुंबई दूसरा पे सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाला जोन बन गया 2025 में। तो चलते हैं मुंबई की तरफ। कहाँ है मेरे दोस्त मुंबई? गोरखपुर आ गए, चेन्नई आ गए, चंडीगढ़ आ गए ना, बिलासपुर भी आ गए, भुवनेश्वर भी आ गए, भोपाल भी आ गए, लेकिन मुंबई का कहीं दर्शन नहीं हुआ। बेंगलोर भी आ गए, अजमेर आ गए, लेकिन मुंबई नीचे होगा। तो चलते हैं मुंबई की तरफ, देख लेते हैं, एक दो जोन का देख लेंगे, बाकी बात जिस तरह एनालिसिस किया मेरे दोस्त इसी तरह आप खुद बाय खुद कर सकते हैं। आपको खुद बाय खुद एनालिसिस करने से बेहतर साबित होगा, आपको कहीं देखने या सुनने के वजह। समझ गए आप लोग। तो ये रहा मुंबई, आरआरबी मुंबई। तो आरआरबी मुंबई में टोटल सीटों की संख्या क्या है? तो आरआरबी मुंबई में टोटल सीटों की संख्या 434 निकल के आ रहा है। समझ गए। तो जिसमें कि यूआर के लिए 174 सीटें हैं, वहीं एससी के लिए 70 सीटें, एसटी 35 है, 110 आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस 45 है, एक्स सर्विसमैन 41 है, 434 टोटल सीटें मुंबई के लिए। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में आपका क्या क्या पोस्ट के लिए जॉब है आपका मेरे दोस्त, यहाँ पे पोस्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये आप लोग पोस्ट वाइज देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विभाग के अंतर्गत यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। ये आपका यूआर हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और एक्स सर्विसमैन हो गया। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखते चलिएगा, 51 वैकेंसी अच्छा देखने पीवी और ब्रिज में भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहीं बात करते हैं आपका 42 सीटें ये जूनियर इंजीनियर कैरिज एंड वैगन में। कैरिज वैगन आप लोग जानते होंगे, सिर्फ बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है मेरे दोस्त। इसमें टोटल 42 सीटें यहाँ से निकल के आ रहा है। इसी तरह छोटा मोटा हर एक पोस्ट में इसी तरह आरआरबी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरआरबी जेई का पोस्ट है मेरे दोस्त। आरआरबी जेई इसी तरह सीटें आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 4 5 6 सीटें। ठीक है, तीसरा नंबर पे बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला आपका जोन है प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज ये आ गया आपका तीसरा नंबर जोन सबसे ज्यादा देने वाला है प्रयागराज में टोटल सीटें की बात करें तो 162 सीटें टोटल निकल के आ रहा है। वहीं यूआर में 76 सीटें, 26 सीटें एससी, 9 एसटी, 38 आपका ओबीसी का है, 13 आपका ईडब्ल्यूएस का है, 15 आपको आपका एक्स सर्विसमैन को देखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग
यहाँ से देख सकते हैं जो जो आप डिपार्टमेंट से कितना कितना टोटल वैकेंसी है, तो यहाँ से देख सकते हैं। इतना एनालिसिस करना मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ गए। और इसका एक वीडियो जो है अलग से प्रॉपर एक वीडियो और बना के आप लोग के लिए लाया जाएगा, जिसमें कि कौन सा जोन सेलेक्ट करें, जोन कौन सा सेलेक्ट करें जिसमें कि कंपटीशन और पिछले मुकाबले रिपीट, क्योंकि मेरे दोस्त जोन सेलेक्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जब स्टूडेंट ने जोन सेलेक्ट करता है, कौन सा जोन दूँ। उसने यदि ये देख के देखता है कि प्रीवियस वाला जोन देख के देता, उसमें कटअप हाई चले जाता है, या जिस जोन में प्रीवियस कटअप में हाई गया उस पर डालते हैं तो कटअप कम जा रहा है। तो इसको चुनना अहम मुद्दे पे निर्भर करता है मेरे दोस्त, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पे निर्भर करता है, क्या आप मेडिकल स्टैंडर्ड ए3 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इस पे हैं या नहीं। प्रीवियस पेपर पे इसमें आपका पेपर कैसा आएगा उस पर निर्भर पड़ता है, जोन कितने सीटें दिया गया है उस पर निर्भर पड़ने वाला है, समझ गए। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस पर एक अलग प्रॉपर वीडियो बना के लेके आ गया मेरे दोस्त। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का फुल नोटिफिकेशन भी हमने बना दिए गए हैं, तो वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसका भी बहुत जल्द आपको किस जोन से वैकेंसी भरना उसका भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन, कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कोई भी इसके अंतर्गत आपको क्वेरीज है या कोई भी सवाल है तो आप लोग जरूर बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, जिससे होगा कि जितना भी कोशिश रहे बेहतर से बेहतर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया, तो ये नोटिफिकेशन था। इसका नोटिफिकेशन यदि आप पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त तो इसका टेंशन मत लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड टेलीग्राम का करवा देंगे, वहां से आप जो है फुल्ली नोटिफिकेशन ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यदि आप लोग अभी चैनल पे न्यू हैं, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड या मैथ्स में कोई आपको परेशानी आ रहा हो, बिल्कुल ईजी वे मैथ्स में सॉल्व किया जाता है। एक सेशन ऐसा चलता है जिसमें पेन भी उठाने की आपसे बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए और उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें समय बचता है और आगे के लिए आगे सब्जेक्ट के लिए आप समय बचा पाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त। तो ये जेई का जो भी नोटिफिकेशन था इसका एक प्रॉपर वीडियो किस जोन से भरना है तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेके आ जाए। अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।